नमस्कार। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अगर आप यूपीपीसीएस, आरओ तथा सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। देखते हैं सभ्यता का परिचय। सिंधु सभ्यता क्या थी, कहाँ से कैसे इसकी स्थापना हुई थी, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। विश्व की 4 प्राचीन सभ्यताओं में सबसे उत्कृष्ट सभ्यता थी सिंधु सभ्यता। अपने उत्कृष्ट टाउन प्लानिंग यानी कि नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। प्रथम खोजा गया स्थल होने के कारण नाम हुआ हड़प्पा। हड़प्पा इसका पहला स्थान खोजा गया तो इसलिए इसका नाम हड़प्पा पड़ा। धातु मिश्रण ज्ञान के कारण इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। यहाँ पे जो लोग थे उनको धातु मिश्रण की जानकारी थी और कांसा वो बनाया करते थे और कांसे के औजार बर्तन वगैरह बनाते थे। खोज का इतिहास 1826 में चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले खंडहरों को देखा। 1856 में बर्टन बंधुओं ने रेलवे लाइन बिछाते वक्त ईंटें निकाली। 1921 में राय बहादुर साहनी ने हड़प्पा की खुदाई शुरू की। उसके बाद स्थल का नाम, खोजकर्ता और नदी तट। हड़प्पा 1921 में खोज हुई दयाराम साहनी के द्वारा रावी नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो 1922 में खोज हुई राखाल दास बनर्जी के द्वारा सिंधु नदी के तट पर। लोथल 1954 में एसआर राव द्वारा खोज हुई और ये भोगवा नदी के तट पर है। सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ? तो सिंधु सभ्यता प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास संकेंद्रित होने के कारण सर जॉन मार्शल ने इसको सिंधु सभ्यता नाम दिया। हड़प्पा सभ्यता पुरातत्व विज्ञान के नियमानुसार जो पहला केंद्र खोजा गया वहीं मुख्य नाम बनता है हड़प्पा। हड़प्पा पहला केंद्र जो जगह मिली तो इसलिए इसके नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। भौगोलिक विस्तार इसका देखते हैं तो सभ्यता का पूरा आकार त्रिभुजाकार था। ये उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र तक और पश्चिम में बलूचिस्तान से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक फैली थी। विस्तार के बड़े आंकड़े 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था और पूर्व से पश्चिम तक की दूरी थी 1600 किलोमीटर। सभ्यता का कालक्रम प्रारंभिक काल 3300 ईस्वा पूर्व से 2600 ईस्वा पूर्व माना जाता है। परिपक्व काल 2600 ईस्वा पूर्व से 1900 ईस्वा पूर्व माना जाता है। ये तिथि सर्वमान्य है 2600 से 1900। और उत्तर काल माना जाता है 1900 से 1300 ईस्वा पूर्व, यानी कि ये सभ्यता 3300 से 1300 ईस्वा पूर्व तक की मानी जाती है। नगर नियोजन ग्रिड सिस्टम। शहर शतरंज के बोर्ड की तरह ग्रिड पद्धति पर अवस्थित थे। मुख्य सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री यानी समकोण पर काटती थी, जो कि आज अच्छे अच्छे टाउन जो बसाए जाते हैं उनमें आज के टाइम में व्यवस्था की जाती, जो कि उस टाइम पे सिंधु सभ्यता में हुआ करती। तो कितना विकसित, कितने आधुनिक लोग रहे होंगे उस टाइम के। सड़कों की चौड़ाई अत्यधिक थी जिससे आवागमन आसान था। नगरों को 2 भाग में विभाजित किया जाता था। एक होता था पश्चिमी दुर्ग और एक होता था निचला शहर। पश्चिमी दुर्ग ये ऊंचाई पर बना होता था और चारों तरफ से प्राचीर यानी कि दीवार से घिरा होता था। यहाँ प्रशासनिक लोग रहते थे पश्चिमी दुर्ग में। और निचला शहर ये बड़े क्षेत्र में फैला था। यहाँ सामान्य नागरिक और व्यापारी गण रहते थे। अद्भुत जल निकासी व्यवस्था, इनकी जो नगर नियोजन अच्छा था तो जल निकासी की व्यवस्था भी इन्होंने अच्छी बना रखी थी। हर छोटे बड़े घर की नाली गली की मुख्य नाली से जुड़ी होती थी। नालियों को ढकने के लिए पक्की ईंटों और पत्थरों का प्रयोग होता था। उस टाइम पे सारी नालियां ढकी होती थी, जो कि आज के टाइम में भी हमें खुली नालियां हर जगह देखने को मिलती हैं। कचरा रोकने के लिए नालियों में गड्ढे साग पिट बनाए जाते थे। विशाल स्नानागार द ग्रेट बाथ, ये एक ऐतिहासिक निर्माण मोहनजोदड़ो से मिला है। ऐतिहासिक निर्माण कार्य मोहनजोदड़ो से मिला है। विशाल स्नानागार लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर, गहराई 2.43 मीटर। इसका उपयोग मुख्यतः सार्वजनिक या धार्मिक उत्सवों पर सामूहिक स्नान के लिए होता था। विशाल अन्नागार ग्रेनरी, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अनाज भंडार घर थी। हड़प्पा में 6-6 की 2 कतारों में गोदाम मिले हैं। फर्श के नीचे हवा आने जाने की जगह थी ताकि अनाज सड़े नहीं। भवन निर्माण और ईंटों का अनुपात लंबाई और चौड़ाई मोटाई का निश्चित अनुपात था 4:2:1। निर्माण सामग्री का थी धूप में सुखाई और भट्टियों में पकाई गई मजबूत ईंटें थी। आज के समान उस टाइम पे पक्की ईंटें हुआ करती थी। सामाजिक जीवन कैसा था हड़प्पा सिंधु के लोगों का? तो समाज मुख्य मात्र सत्तात्मक था। समाज में शांतिप्रिय लोग थे। युद्ध के हथियार बहुत कम मिले हैं। लोग सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। खान पान देखते हैं, खान पान और कृषि उत्पाद। सिंधु सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे। इनका खान पान कैसा था? हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन शाकाहारी और मांसाहारी दोनों था। मुख्य फसलें उगाते थे जौ, गेहूं, राई, मटर, तिल और सरसों। मीठे के लिए क्या प्रयोग करते थे? चीनी का उन्हें ज्ञान नहीं था, केवल शहद का प्रयोग करते थे मीठे के लिए। शहद आसानी से जंगलों में मिल जाता था। आभूषण और श्रृंगार प्रसाधन,
अमीर और गरीब दोनों ही लोग आभूषणों के शौकीन थे। सोने, चांदी, तांबे और हाथी दांत के कंठहार, कंगन और अंगूठियां मिली हैं। चौंदड़ों से लिपस्टिक के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। कृषि और तकनीकी। उन्नत कृषि और तकनीक। कपास। दुनिया में सबसे पहले कपास उगाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। कालीबंगन, यहाँ से संसार के सबसे पुराने जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं कालीबंगन से। बनावली से मिट्टी का सब बना खिलौना हल मिला है, बनावली से, जो हरियाणा में है। बैल, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर पाले जाते थे। पशुपालन की बात करते हैं। बैल, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर पाले जाते थे। कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता का सबसे प्रिय और पवित्र पशु था। कुबड़ वाला सांड। घोड़े के अवशेष केवल सुरकोटदा से मिले हैं, लेकिन आम जीवन में इसका चलन संदिग्ध है। अभी तक इसका चलन के बारे में, आम जीवन में इसका कितना प्रयोग होता था, इसके साक्ष्य नहीं मिले। व्यापार एवं वाणिज्य देखते हैं। सिक्कों का आविष्कार नहीं हुआ था, अतः व्यापार वस्तु विनिमय से होता था। वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी। इनका व्यापार मेसोपोटामिया यानी कि इराक, बहरीन और मिस्र के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर था। सिंधु सभ्यता के लोगों का। मेसोपोटामिया के लेखों में सिंधु क्षेत्रों को मेलुहा कहा गया है। अब देखते हैं कच्चे माल का आयात कहाँ से होता था। तो तांबा, जो खेतरी, राजस्थान और ओमान से आयात किया जाता था, मंगाया जाता था। सोना, कोलार, कर्नाटक से और अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। टिन, अफगानिस्तान और ईरान से मंगाया जाता था। सिंधु सभ्यता की मोहरें कैसी थी। तो मोहरें इस सभ्यता की कला के सर्वश्रेष्ठ कृतियां हैं। पत्थर से बनाई जाती थी। आकार में ये चौकोर होती थी और इन पर पशुओं के चित्र होते थे मोहर पर, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। चौकोर है, ऊपर कुछ लिखा है, भाव चित्रात्मक लिपि होती थी, उसमें लिखा है, और ये सांड का चित्र इस पर बना हुआ है। माप तोल प्रणाली कैसी थी। तौल के बांट में मुख्यतः चार्ट पत्थर के बने होते थे, घनाकार होते थे। तौलने के मानक 16 के गुणांक में होते, जैसे 16, 32, 64, 160, 320 ऐसे होते थे। हाथी दांत का बना मापन पैमाना लोथल से मिला है। धार्मिक जीवन और आस्था। ये लोग मूर्ति पूजा करते थे, लेकिन मंदिरों के अवशेष कहीं नहीं मिले हैं। सबसे प्रमुख पूजा मातृ देवी की पूजा करते थे। कालीबंगन और लोथल से हवन कुंड या अग्निवेदियां मिली हैं। पशुपतिनाथ की मोहर। मोहनजोदड़ो से एक प्रसिद्ध मोहर मिली है, जिसमें योगीराज या आद्य शिव कहा जाता है, जिनको योगीराज या फिर आद्य शिव कहा जाता है। इस योगी के चारों तरफ हाथी, चीता, भैंसा और गेंडा अंकित हैं तथा नीचे 2 हिरण बैठे हैं। ये पशुपतिनाथ का चित्र है, जिनको आज के टाइम में शिव कहा जाता है। प्रकृति एवं वृक्ष पूजा। पीपल की पूजा, एक श्रृंगी पशु की पूजा। वृक्षों में पीपल को देव वृक्ष मानकर सबसे पवित्र दर्जा दिया गया था, इसकी पूजा होती थी। एक श्रृंगी पशु, एक श्रृंगी सिंह वाला काल्पनिक सांड सबसे ज़्यादा मोहरों पर पूजनीय दिखाया गया है, क्योंकि एक सिंह वाला सांड इस टाइम पे नहीं है, तो इसलिए इसको काल्पनिक बताया गया है। उस टाइम पे पता नहीं था या नहीं था। मृतक संस्कार कैसे होता था। शवों के अंतिम संस्कार की 3 प्रमुख प्रणालियाँ थी। पूर्ण समाधिकरण, पूरे शव को कब्र में दफनाना सर्वाधिक प्रचलित था। दाह संस्कार, शव को जलाकर उसकी राख को कलश में गड़वाना, ये दूसरा संस्कार है। उसके बाद आंशिक समाधिकरण, जंगल में छोड़ने के बाद हड्डियों को दफनाना। यानी 3 प्रकार से दाह संस्कार होता था। एक तो पूरी तरह से गाड़ देना मिट्टी में, दूसरा है कि उसको जला के हड्डियों को कलश में भरकर गाड़ना, तीसरा है पहले सबको जंगल में छोड़ देना, पशु पक्षी उसको खा ले, उसके बाद हड्डियों को दफना देना। 3 प्रकार से दाह संस्कार होता था। शिल्प एवं धातु कला। ये लोग तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाने की कला जानते थे, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। सोना चांदी रिफाइन करने की तकनीकी उत्कृष्ट थी। शैल खड़ी और कीमती पत्थरों को तराश कर मनके और मालाएं बनाई जाती थी। कांस्य नर्तकी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति धातु शिल्प का बेजोड़ नमूना है। ये मूर्ति लुप्त मोम पद्धति से ढाली गई थी, जो इसकी उन्नत इंजीनियरिंग को दिखाती है। पुजारी है राजा के प्रस्तर की मूर्ति। शैल खड़ी पत्थर से निर्मित दाढ़ी वाले पुजारी की आधी मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। इन्होंने 3 पत्तियों के डिजाइन का वाला एक शाल ओढ़ रखा है, जो प्राचीन वस्त्र कला को दर्शाता है। टेराकोटा खिलौना। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। भारी मात्रा में पशुओं, पक्षियों और इंसानों की लघु मूर्तियां मिली हैं टेराकोटा की। बच्चों के खेलने के लिए पहियों वाली गाड़ियां और सीढ़ियां मिली हैं। मृदभांड, मिट्टी के बर्तन। यहाँ बर्तन मुख्य रूप से कुम्हार के चाक पर बने लाल रंग के होते थे। इन लाल बर्तनों के ऊपर काले रंग से सुंदर ज्यामिति और बेल बूटे की चित्रकारी की जाती थी। लिपि कैसी थी। तो भाव चित्रात्मक लिपि थी। इनकी लिपि चित्रों और चिन्हों के रूप में थी, जिसमें लगभग 400 चिन्ह थे। ये लिपि पहली लाइन में दाएं से बाएं और दूसरी लाइन में बाएं से दाएं, यानी कि दाएं से बाएं पहले ऐसे चलती थी, ऐसे। ये लिपि इस प्रकार से सर्पाकार चलती जाती थी। बाएं से दाएं और दूसरी लाइन में बाएं, दाएं से बाएं और दूसरी लाइन में बाएं से
दाएं चलती थी, लिखी जाती थी। इसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है भाव चित्रात्मक लिपि को। मुख्य नगर विशेष देखते हैं तो हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित है हड़प्पा। मुख्य खोज तांबे का इक्का, समाधान, R37 कब्रदान जो खोजा गया है। उसके बाद अन्नागार, स्टुअर्ट पिगट ने इसे एक अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। स्टुअर्ट पिगट ने इसको अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। मुख्य नगर विशेष मोहनजोदड़ो, सिंधी भाषा में इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। ये पाकिस्तान के सिंध में सिंधु नदी के निकट ठीक किनारे बसा है। मुख्य खोज सूती कपड़ा, कांसे की नर्तकी, पशुपति मोहर और बड़ा स्नानागार यहीं से मिला है मोहनजोदड़ो से। लोथल, ये गोदीवाड़ा था बंदरगाह। ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित था। यहाँ दुनिया का सबसे प्राचीन मानव निर्मित बंदरगाह यानी गोदीवाड़ा मिला है। ये विदेशी जहाज यहाँ आते जाते थे। अन्य प्रमुख भारतीय स्थल, कालीबंगन राजस्थान में है। काले रंग की चूड़ियाँ, भूकंप के साक्ष्य और हवन कुंड मिले हैं। धौलावीरा गुजरात में स्टेडियम मिला है। अनूठा जल संचयन मिला है, बांध मिला है यहाँ पे। राखीगढ़ी हरियाणा में है। भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा का स्थल है राखीगढ़ी। सभ्यता के पतन के कारण देखते हैं प्राकृतिक बाढ़। सर जॉन मार्शल मैके एवं सर आर राव ने इस मत को प्रतिपादित किया कि बाढ़ से इसका अंत हुआ है। बाहरी आर्य आक्रमण, मार्टिमर, व्हीलर, जॉर्डन चाइल्ड ये बताते हैं कि जो आर्यों का आक्रमण हुआ इन्होंने सिंधु सभ्यता के लोगों को खत्म कर दिया। जलवायु परिवर्तन, R.L. स्टाइन का मत है, A.L. घोष दोनों लोग बताते हैं जलवायु परिवर्तन से यहाँ के सभ्यता का अंत हो गया। आधुनिक विश्व की देन क्या है इस सभ्यता की, तो वर्तमान शहरों के लिए स्मार्ट सिटी नगर टाउन प्लानिंग की नींव रखी। आज के टाइम में जो नगर नियोजन व्यवस्था है उसी की देन है। भूमिगत जल निकासी सर्वोत्तम उदाहरण दिया है जो कि आज भी उस प्रकार की व्यवस्था नहीं हो पाई है। पर्यावरण के अनुकूल जीवन और प्रकृति पूजा की शुरुआत, प्रकृति पूजा की शुरुआत, मूर्ति पूजा की शुरुआत यहीं से मिलती है देखने को। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले सारे वीडियोस।